वेलकम टू सीजेडएमए क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी में भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो शुरुआत में एक कहानी टाइप की दी गई है तंजानिया की, जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्या आप जानते हैं इसे? विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 90% जो जनसंख्या है वह केवल 30% भाग पर रहती है, और बाकी जो हमारा है वो विरल जनसंख्या। विरल का मतलब होता है जहाँ बहुत कम मात्रा में जनसंख्या है। निर्जन का मतलब हो गया कि जहाँ आपका मरुस्थल वगैरह है, मरुस्थल है, पहाड़ है, जहाँ जनसंख्या पॉसिबल नहीं है रह पाना। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण बात यह है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यह भी हमने ऊपर जाके पढ़ा है। भूमि किस प्रकार की होती है, कैसी कैसी होती है, वो सब यहाँ पे बातें बताई गई हैं। भूमि उपयोग क्या क्या है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। भूमि का उपयोग भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। अब इसके बाद में फिर से एक कहानी बताएगी जिससे कोई लेना देना नहीं है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि का उपयोग किसके द्वारा? भौतिक कारकों द्वारा, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। एक स्वामित्व के आधार पर होती है कि निजी भूमि है या सामुदायिक भूमि है। तो यहाँ बताया गया है स्वामित्व के आधार पर भी भूमि को निजी और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। ये सब बहुत कॉमन सी बातें थी। अब आगे हम लोग चलते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण पर। बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे वन इससे प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए? वन रोपण करना चाहिए, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। कह रहा है कि रासायनिक कीटों का उचित मात्रा में ही उपयोग सही है। आप जानते हैं अत्यधिक रासायनिक कीटनाशकों का अगर छिड़काव होगा तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता ही है। मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ से हुआ है। भूस्खलन क्या है तो आप सभी जानते हैं। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। ये सब बहुत कॉमन सी बात है, आपने सुन रखी होंगी। अब अगला अध्ययन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या बताया गया है, किस प्रकार की बात यहाँ पे रखी गई है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक भाग नष्ट हो गया है। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ है। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। ये बताया गया एक घटना आपको बताई गई है। उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ ऐसी घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं। बादल फट जाता है तो वो अपने साथ
आसपास बहुत भयंकर तबाही लाता है। तो वही एक वस्तु स्थिति अध्ययन आपको बताया गया है किन्नौर जिले का, जो हिमाचल प्रदेश में है। अगला है न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की निम्न प्रविधियां हैं। पहली है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। दूसरा है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण कर दें। तीसरा है भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। चौथा है सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए गए हैं। तो ये सब आपको बताई गई हैं बातें। असली स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होती है। अपक्षय क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया पौधों, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। तो यहाँ आपको दिखाया गया है एक चित्र से, जरक चट्टान होती हैं, फिर है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, इसके बाद बालूगाद किले के साथ उपमृदा, ऊपर है ह्यूमस तथा वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, ये बताया गया है। मृदा का संगठन बताया गया है। मृदा जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। अगला है इंपॉर्टेंट जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है मृदा। अगला पॉइंट है उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। अगला है वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये सब आपको बताएंगे हैं मृदा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्रियाकलाप से। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हैं। काली हो गई, लाल हो गई, लैटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार। विभिन्न प्रकार की मृदाओं को एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए, निरीक्षण की बात कर रखी है। मृदा निर्माण के कारक देखते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं, तो बताए गए हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ हैं। इसके बाद में मल्च बनाना बताया गया है। मल्च बनाना क्या है, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। बेद का फार्म बताए गए हैं जो सीढ़ी नुमा है। समोच्च रेखी कृषि को दिखाया गया है। बेद का फार्म क्या है, इसके बारे में यहाँ बताया गया विस्तार से। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। सीढ़ी नुमा, जैसे आप जानते हैं, ये हमने सीढ़ी बना दी, यहाँ खेती कर ली, इसके बाद अगली सीढ़ी बना दी तो यहाँ भी खेती कर ली। इस प्रकार से खेती करते हैं जहाँ पहाड़ी ढलान है और वहाँ सीढ़ी बना के खेती करना। इसके बाद में समोच्च रेखी जुताई है। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं की समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल के प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। इसके बाद में रक्षक मेखला क्या है, पेड़ लगा देते हैं, बाउंड्री सी बना देते हैं, मेड़बंदी जो होती है उसी पे पेड़ लगाए जाते हैं। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके।
बड़ी तेज आंधी बहेगी तो निश्चित रूप से मृदा को उड़ा ले जाएगी। और आपको पता है मृदा निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए भूमि अनउपजाऊ हो सकती है। समोच्च रेखी रोधिकाएं क्या है? समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने की खाइयां बनाई जाती हैं। अब यहाँ एक क्रियाकलाप आपको दिखाया गया है। हम लोग क्रियाकलाप को छोड़कर आगे बढ़े हैं। क्या आप जानते हैं इसे? वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। चट्टान बांध क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना क्या है? वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ये बीज की फसल यहाँ कुछ इस प्रकार से एकांतर कतारें बनाई जाती हैं, उन्हीं में फसल को उगाया जाता है। जल के बारे में बताया गया है, आप सभी जानते हैं, फिर भी देख लेते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसीलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% है, इसीलिए जल का संकट है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। चाहिए आपको यहाँ किसी बड़े शहर में, जैसे चेन्नई वगैरह हो गया, पाया कहाँ जाता है मैक्सिमम रूप से बर्फ के रूप में? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, पर्वतीय प्रदेशों में। इसीलिए जल संकट हो गया है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौमजल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में भी पाया जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक टपकता जो नल है वर्ष में 1200 लीटर जल को व्यर्थ कर देता है। क्रियाकलाप दे रखा कि औसतन एक भारतीय नागरिक को प्रतिदिन 150 लीटर का उपयोग करना पड़ता है जल का, वो बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। ये एक और फैक्ट है। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाली अमरेली शहर पास के तालकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। बताया गया है कि आगे और कैसी भयावह समस्या हो सकती है। अभी तो केवल सौराष्ट्र के अमरेली की बात कर रहे हैं, चेन्नई, दिल्ली, ये सब बड़े बड़े शहरों में जल संकट है। जल उपलब्धता की समस्याएं बताई गई हैं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो ये सब बातें आपको बताई गई हैं। जल संसाधनों का संरक्षण, तो वही बताया गया है कि हमें जल को एकत्रित करना पड़ेगा, भविष्य के लिए जल को बचाना पड़ेगा, वही है संरक्षण। आगे देखते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित बाहित मल, बताया गया किस प्रकार से हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकाय में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख सदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं।
इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद में कृषि का भी बताया गया कि आप क्या करें। आप इस प्रकार से स्प्रिंकलर का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ दिखाया गया है स्प्रिंकलर का उपयोग, जिससे जल हम बचा सकते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप अपने घर की छत पर जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। अब एक फिर से क्रियाकलाप दिखाया गया है जिसको हम लोग छोड़ देंगे। रेशम कीट को यहाँ दिखाया गया है, ये सहतूत होता है जिसपे ये रेशम कीट है। तो आप सभी जानते हैं रेशम किस प्रकार से रेशम पालन होता था, अभी भी चलता है। कई प्रकार की टसर रेशम हो या और विभिन्न प्रकार की रेशमों का उपयोग चलता ही रहा है। महत्वपूर्ण बात यहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। और फल के बारे में बताया गया है, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, यही पौधों की बात हो रही है, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, इनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। यहाँ देखो एक जड़ी बूटी ब्रह्म कमल, एक औषधि जड़ी बूटी को दिखाया गया है। किलकिला या किंग फिशर को दिखाया गया है। इसके बाद में ये गिद्ध आपका दिखाया गया है, तो इसके बारे में कुछ बात है, देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेन, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस प्रकार से आगे हम लोग चलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण देखते हैं। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस, लाइकिन सम्मिलित हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। संरक्षण बहुत जरूरी है।
इसके बाद में यहाँ बताया गया कि वन में बहुत सारे प्राणी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, तो उनका भी संरक्षण इन्हीं से जुड़ा हुआ है, वनों के संरक्षण से। आप सभी जानते हैं कि इनको भी मारा जाता है, कहीं पशु खाल के लिए, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के लिए, इन सभी को भी मारा जा रहा है, ये भी बंद होना चाहिए। तो इसी को लेकर सरकारों ने कुछ कदम उठाए, उनको देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान बनाए, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसको देखते हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। अब यहाँ से देख लेते हैं। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रॉपर्टी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। चीतलों का झुंड दिखाया गया है इस प्रकार से। यहाँ काजीरंगा, असम का जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ हाथियों का झुंड दिखाया गया है। जीवमंडल निश्चय क्या है, इसको देख लेते हैं। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। अब इसके बाद में यहाँ बताएं कि आप जानते हैं CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और ईलो इसके कुछ प्रमुख उदाहरण